तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वागत करेंगे सर किसके साथ? एथिकल रिक्वायरमेंट वाला एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ये हम ना ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहे ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑल द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। सर कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? उन्हीं पांच एथिकल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। सर इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की चलेगी या इंडिपेंडेंस अपीयरेंस की भी होनी चाहिए? माइंड की भी होनी चाहिए, अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। यानी जब मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा हूं, जब मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहा हूं, तो उसमें पूरी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जीरो बायसनेस होनी चाहिए, प्लस द वे आई एक्ट, द वे आई आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लाइंट, उससे भी ये दिखना चाहिए कि भाई हां मैं एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं। ठीक है, तो सिर्फ माइंड में नहीं, जिस तरह की आपकी हरकतें हैं उससे भी इंडिपेंडेंस दिखनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज, ठीक है, इंटीग्रिटी रखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रखेंगे, कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, किन चीजों को लेके अलर्ट रहना है, उससे क्या फायदा होगा, क्या रिस्क रिड्यूस होगी, ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, मैंने आपको ऑडिट की ना कई सारी स्टेजेस बताई। एक स्टेज मैंने बताई जहां पे हम ऑडिट एंगेजमेंट एंटर करते हैं, उसके बाद हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। क्या लगता है जो हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, उन ऑडिट प्रोसीजर्स को करने से पहले हम उनको प्लान करते होंगे, प्लानिंग के बाद हम उनको एग्जीक्यूट करते होंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपना ओपिनियन निकालते होंगे बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो ये जो ऑडिट की 3-4 स्टेजेस हैं, उसमें से कौन सी स्टेज पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना है? क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है? नहीं। अगर नहीं बताया तो इसका क्या मतलब है? थ्रू आउट द ऑडिट आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है। तो देखो क्या कहता है मिस्टर एच फॉर हो, ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, एच फॉर हर्षित। मिस्टर हर्षित इज एन ऑडिट टीम मेंबर ऑफ सीए फर्म WY एंड एसोसिएट। अब ये मत पूछना सर WY क्या होता है। मिस्टर एच वॉज द ओपिनियन दैट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड ओनली एंड ओनली एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट बिकॉज situations and circumstances of unusual nature exist at the beginning of audit. एच फॉर बच्चा कह रहा है हिमानी। हाँ ठीक है, हिमानी ले लो। तो क्या ऐसा है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे लगाना है या एवरी स्टेज पे? सर एवरी स्टेज पे लगाना है। तो एक्सप्लेन वेदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज ओनली रिक्वायर्ड एट द प्लानिंग स्टेज। द आंसर इज नो, इट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड एट द प्लानिंग स्टेज, रादर it is required during the entire process of auditing because situations and circumstances of unusual nature या not usual nature exist during the entire process of audit. अब सर एक बात बताओ, ये जो प्रोफेशनल जजमेंट आप इतनी देर से गाना गा रहे हो, ये प्रोफेशनल जजमेंट होती क्या है? इसको कहते हैं डिसीजन लेना, इसको कहते हैं डिसीजन लेना। डिसीजन लेने की कला को प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? जो आपने सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में नॉलेज इकट्ठी करी है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन। जो आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी, उसकी एप्लीकेशन। और जो आपने ओवरऑल सीए की जर्नी में एक्सपीरियंस लिया, उसकी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ द एग्जाम्स नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द training, application of the overall experience in the context of auditing, accounting and ethical standards in making informed decisions about the course of actions which are appropriate in the audit engagement. यानी हम एक appropriate decision ले सके, इसके लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? जो भी हमने सीए कोर्स में सीखा। तो एज एन ऑडिटर जो आपने नॉलेज गेन करी, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो आपने ट्रेनिंग ली, जब आप उसको अप्लाई करते हो, उसमें से कौन सी नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं? ऑडिटिंग वाली, अकाउंटिंग वाली नॉलेज, एथिकल वाली। सर एथिकल वाली क्यों आ गई? जब हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं तो एथिकल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑडिटर सिर्फ ऑडिटर नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। तो इंडिपेंडेंट के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स का होना भी तो जरूरी है। तो तीनों बातें याद रखना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स व्हाइल टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। अगेन
क्या है प्रोफेशनल जजमेंट? सर डिसीजन बनाना। कैसे बनेगा ये डिसीजन? जब आप अपना दिमाग चलाओगे। दिमाग चलाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अप्लाई करना। एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेनिंग, एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। किस कंटेक्स्ट में? कौन सी नॉलेज? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाली। कौन सी नॉलेज? एथिकल रिक्वायरमेंट वाली। इन कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिकल रिक्वायरमेंट व्हाइल मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है, फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्या प्रोफेशनल जजमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? जल्दी से बताइए हां या ना। फटाफट ऐसा करो, मैं कहता हूं 1 मिनट लेके ना अब इसको याद करके ही बताओ। क्विकली टेक 1 मिनट, गो थ्रू इट एंड लर्न इट राइट नाउ। पूरी डेफिनेशन मैंने तोड़ के आपको दे दी है, अभी के अभी इसको याद करो। पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है वो ये है, डिसीजन लेना। सर ये डिसीजन कैसे लेंगे? बाय अप्लाइंग अवर ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज में भी कौन सी नॉलेज पे फोकस करना है? ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी के अभी इन 3-4 कीवर्ड्स को तोड़ो, मोड़ो, जोड़ो और अभी के अभी याद करके बताओ। क्विकली डू इट राइट नाउ। जैसी आंखें बंद करके रिकॉल कर लो, चैट बॉक्स में लिखना डन 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 डन। वी आर गोइंग एट अ गुड स्पीड, हो जाएंगी सारी चीजें। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। शाबाश शाबाश शाबाश। बस 4-5 बच्चों का जैसे ही डंडना डंडना आ जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे। 8-10 बच्चों का तो ऑलरेडी आ भी चुका है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डंडना डन 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 सर, क्या बात है, वेरी गुड, ऑसम, बहुत बढ़िया। अब सर एक बात बताओ, ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है, ये जो प्रोफेशनल जजमेंट है, ये कहां कहां लगानी है? पूरे ऑडिट के कोर्स में आपने लगानी है। यानी जो ऑडिट का स्टेजेस है ना, ऑडिट के हर स्टेज पे आपने प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है। एग्जांपल, जो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा, जो मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा, किसके बेसिस पे करूंगा? सर इस बेसिस पे करूंगा कि इस एंटिटी में रिस्क कितनी है, इस एंटिटी में रिस्क कितनी है, यहां पे मटेरियलिटी कितनी है। जो एरिया मटेरियल होंगे वहां पे मैं अच्छे से टेस्टिंग करूंगा, जो मटेरियल नहीं है उसको एक लेवल पे मैं छोड़ भी सकता हूं। तो कहीं ना कहीं जब मैं डिसाइड कर रहा हूं मटेरियलिटी, क्या मैंने आपको बताया था मटेरियलिटी डिसाइड करना इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप और मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया नहीं लगा सकते मटेरियलिटी के लिए, ये ऑडिटर के ऊपर है वो क्या मटेरियलिटी सेट करके चलता है। ठीक है, सो सेटिंग द मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या ऑडिट रिस्क है? सर ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क की ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा। रिस्क की ऑडिटर जो है वो ओपिनियन गलत दे देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो ये जो ऑडिट रिस्क इसने डिफाइन करी, जो मटेरियलिटी इसने डिफाइन करी, ये कोई डेफिनेट आइटम्स तो है नहीं कि जो मैं कैलकुलेट करके लिख दूं, इसमें मेरी जजमेंट लगती है। तो मटेरियलिटी के बेसिस पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी ऑडिट रिस्क डिसाइड करी और ऑडिट रिस्क के साथ साथ आई डिसाइडेड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अगर मुझे लगता है इंगेजमेंट में रिस्क ज्यादा है, ये रिस्क ज्यादा है कि मैं ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते वक्त मटेरियल स्टेटमेंट नहीं पकड़ पाऊंगा, तो मुझे ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, अब सर ऑडिट प्रोसीजर्स करके क्या मिलता है बताना जरा चैट बॉक्स में। इफ आई परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर व्हाट डू आई गेट? प्रसाद मिलता है, एविडेंस मिलता है। सर एविडेंस मिलता है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स करके जो एविडेंस मिला, ये चेक करने के लिए कि वो एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं, ये भी एक प्रोफेशनल जजमेंट है। और उस एविडेंस के बेसिस पे जो आप कंक्लूजन निकालते हो, उस एविडेंस के बेसिस पे जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, वो भी मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज, बोलो लास्ट पॉइंट भूल गए। सर हम सब लास्ट पॉइंट भूल गए, लिखो जल्दी से।
लास्ट पॉइंट भूल गए। अब जब तुम लास्ट पॉइंट भूल गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट वहां भी लगेगी जहां मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट लगाई है। यानी कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाता है, प्रोविजंस बनाता है, तो उस केस में मैनेजमेंट की भी तो जजमेंट लगती है। तो जब जब आप मैनेजमेंट की जजमेंट को इवेल्युएट करोगे तो आप अपनी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे। सो द लास्ट पॉइंट जिसको मैं अलग हाईलाइटर से कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एंटिटीज एप्लीकेबल एफआरएफ। तो पहले तो आपने ऑडिट का प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क। अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर करे तो क्या मिला, एविडेंस चेक करो वो सफिशिएंट है, एप्रोप्रिएट है, प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। एविडेंस से क्या निकला, कंक्लूजन। कंक्लूजन के केस में भी क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या आपको रीजनेबल कंक्लूजन मिल रहे हैं या नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज, भूल गए कोई बात नहीं, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां ऑडिटर की जजमेंट। यही 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन वन ऑफ द आरटीपीज। प्लीज इन चारों पांचों पॉइंट को अभी याद करके मुझे कंफर्म करो, देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिस तरह मैंने इंटरकनेक्ट कराया ना, उसी तरह से बस इंटरकनेक्ट करके चलना। शाबाश पलक, वेरी गुड। ऑसम 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 ऑसम। सर ऑडिट रिस्क के बारे में ना हमें और जानना है, ऑडिट रिस्क के बारे में हमें और जानना है। किस किस बच्चे को ऑडिट रिस्क के बारे में और जानना है, जल्दी से बताओ। क्या आपको ऑडिट रिस्क के बारे में और जानने का मूड हो रहा है? हाँ सर, हमारा ऑडिट रिस्क के बारे में और जानने का मूड हो रहा है। आओ मैं ऑडिट रिस्क के बारे में और बात करें, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, ऑडिट रिस्क के बारे में और बात करते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड ऑडिट रिस्क, लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी किस चीज की? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिफोर ऑडिट। यानी अभी आपने ऑडिट स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी आपने ऑडिट स्टार्ट भी नहीं किया है। स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या फील आ रही है आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, उसको कहते हैं सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। प्यार से बोल देंगे रोमम। ठीक है सर। सर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे निकलती है? तो सबसे पहले एक रिस्क है जिसका नाम है इनहेरेंट रिस्क। ओ सर, इनहेरेंट रिस्क का क्या मतलब है? इनहेरेंट रिस्क का मतलब है जिस तरह की हमारी एंटिटी है, जिस तरह का हमारा बिजनेस है, जिस तरह के हमारे ऑपरेशंस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो हमारा बिजनेस है, जो हमारे ऑपरेशंस है, बस आपने ना इन चीजों को समझना है। अभी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, जो जो मैं बोल रहा हूं बस शांति से सुनते जाओ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कहां कहां देख रहे हो? फोन को साइड में रखो, हाँ इधर देखो। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑपरेशंस, हमारा यह मानना है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर उसमें 100 आइटम्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर उसमें 100 आइटम्स हैं तो 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। अगर उसमें 100 आइटम हैं तो 40 मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं।
तो सर ये कितनी परसेंट हो गई इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क इज 40%। अब सोच के बताना, क्या मैं इस 40% का कुछ कर सकता हूं? क्या मैं इनहेरेंट रिस्क का कुछ कर सकता हूं? द आंसर इज नो, इट इज कांस्टेंट। ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, ये बिजनेस की रिस्क है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। बट हां, एक चीज कर सकता हूं, एक चीज कर सकता हूं, ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट 40 है, अगर मैं इनको प्रिवेंट कर दूं, अगर मैं इनको प्रिवेंट कर दूं तो मैं बच सकता हूं। अगर मैं इनको प्रिवेंट नहीं भी कर पाया, अगर मैंने इनको डिटेक्ट कर लिया, अगर मैंने इनको पकड़ लिया तो मैं इनको करेक्ट भी कर सकता हूं। आंसर इज यस। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए एंटिटी में प्रोसेसेस डेवलप कर सकता हूं। अगर मान लो मेरा जो अकाउंटेंट है, अगर मेरा जो अकाउंटेंट है वो 100 में से 40 गलतियां छोड़ देता है, मेरा जो अकाउंटेंट है वो 100 में से 40 गलतियां छोड़ देता है, तो मैं इस अकाउंटेंट के काम को रिव्यू लगा सकता हूं। मैं एक रिव्यूअर रख सकता हूं, जो रिव्यूअर बैठ के इसके काम को चेक करे, जो रिव्यूअर बैठ के इसके काम को चेक करे, या फिर इसको गाइड करे कि इसको कैसे एंट्रीज पास करनी चाहिए। तो सर जब मैंने अकाउंटेंट के लिए एक रिव्यूअर लगाया, मैंने क्या किया? मैंने इसके अराउंड एक प्रोसेस बिल्ड कर दिया। मैंने इसके अराउंड क्या किया? मैंने एक प्रोसेस बिल्ड कर दिया। एंड सर प्रोसेस का क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल। मैंने यहां पे इंटरनल कंट्रोल लगा दिए। सर कंट्रोल का क्या मतलब है? यानी मेरे को दिख रहा था कि 100 में से ये 40 गड़बड़े छोड़ देता है, इन 40 गड़बड़ों को प्रिवेंट, या तो प्रिवेंट करो कि गलती होनी नहीं चाहिए, या फिर अगर गलती हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करो, और डिटेक्ट करके फिर क्या करो? करेक्ट करो। तो मैं क्या करता हूं? इंटरनल कंट्रोल्स लगाता हूं टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो अगली रिस्क क्या है? सर अगली रिस्क है कंट्रोल रिस्क। अगली रिस्क है कंट्रोल रिस्क। सर कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब है? जिन कंट्रोल्स को मैंने लगाया था प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरनल कंट्रोल्स will not be able to prevent, detect or correct the material misstatements in a timely manner. तो हमारे एग्जाम्पल में सर कितनी गड़बड़े थी? हमारे एग्जाम्पल में कितनी गड़बड़े थी? 40 गड़बड़े थी। ठीक है, अब मान लो 40 में से 30 इन्होंने ठीक कर दी, 10 ठीक नहीं कर पाए। 30 इन्होंने ठीक कर दी, 40 में से 30 तो इन्होंने ठीक कर दी, बट 10 अभी भी रह गई। तो कंट्रोल रिस्क कितनी है? 40 में से 10। 40 में से 10 यानी कितनी परसेंटेज हो गई सर? ये हो गई आपकी 25%। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 40 में से 10 गड़बड़े रह गई तो कितनी परसेंटेज? 25%। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऑडिटर आएगा उसके आने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल कितनी गलतियां हैं? व्हेन द ऑडिटर कम्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स लेफ्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सिर्फ 10 रह गई हैं। अब तो केवल 10 रह गई हैं। आंसर इज यस। सर ये जो 10 हैं ये कितने में से रह गई हैं? ये जो 10 हैं ये कितने में से रह गई हैं? ये 10 रह गई हैं 100 में से। ये जो 10 हैं ये कितने में से रह गई हैं? 100 में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटर आए और ऑडिटर के आने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? दैट प्रोबेबिलिटी इज 10 आउट ऑफ 100। अगर 100 आइटम थे, 10 में गलती रह गई है, इसको हम बोल देंगे 10%, एंड ये बन जाती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दिस इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर दोबारा बताओ सर, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। मैंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी, नाम से जाओ ना, नाम से जाओ, रिस्क
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सर ये रिस्क को समझना है तो पहले इनहेरेंट रिस्क को समझो। हमारा जो अकाउंटेंट है 100 में से 40 गलतियां छोड़ देता है, तो इनहेरेंट रिस्क कितनी है? 40%। ठीक है, इस रिस्क को कम करने के लिए हमने क्या लगाए? कंट्रोल्स लगाए। इस रिस्क को कम करने के लिए क्या लगाए? कंट्रोल्स लगाए। जब मैंने कंट्रोल्स लगाए, वो कंट्रोल्स में भी कुछ कमियां हैं। वो कहते हैं 40 में से हम 10 गलतियां पकड़ लेंगे, 40 में से 30 गलतियां पकड़ लेंगे। 30 गलतियां तो इन्होंने ठीक कर दी। सर कितनी ठीक नहीं कर पाए? 10 ठीक नहीं कर पाए। तो क्या रिस्क है कि इंटरनल कंट्रोल अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। तो सर 40 गलतियां थी, 10 नहीं पकड़ पाए, तो कंट्रोल रिस्क हो गई 25%। क्या हमको इतनी मैथमेटिक्स आती है? आती है सर। अब एक बात बताओ, ऑडिटर जब आएगा तो 100 में से कितनी गलतियां रह गई हैं? केवल और केवल 10 गलतियां रह गई हैं। इसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी। सर इसको कैलकुलेट करने का ना एक और जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? देखो ये 10% आया कैसे? मैंने बोला हमारी जो एंटिटी है उसकी इनहेरेंट रिस्क कितनी है? जल्दी से बताना चैट बॉक्स पे। हमारी जो एंटिटी है उसकी इनहेरेंट रिस्क कितनी है? कम ऑन, अभी तुमको 10% एक और तरीके से निकालता हूं, तुमको मजा आ जाएगा। जल्दी से बताओ, इनहेरेंट रिस्क इज 10%। वेरी वेरी गुड। इस 10% में से इस 40% है, 40% है, 40%। कौन है ये नलायक जो 10% लिख रहा है? अभी टेक्निकल टीम को बोलता हूं, ये जो नलायक 10% लिख रहा है इसको बाहर निकालो। ठीक है, अभी तक इनहेरेंट रिस्क कितनी है सर? 40%। वेरी वेरी गुड। इस 40 में से जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, कितनी रिस्क है कि वो इसको नहीं ठीक कर पाएंगे? 40% में से कितनी प्रतिशत गलतियां रह जाएंगी? सर 25% गलतियां रह जाएंगी। 40% में से 25% गलतियां रह जाएंगी। आंसर इज यस। 40 में से 25% गलतियां रह गई, तो अल्टीमेटली कितनी गलतियां रह गई? केवल और केवल 10% गलतियां रह गई। केवल और केवल 10% गलतियां रह गई। ये हो गई आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। जल्दी से बताओ, नाउ इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी यस और नो। क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? हां या ना? ठीक है, इंटर रिलेट करके भी बता दिया, इंटर रिलेट करके भी बता दिया। ऑसम, फील आ रही है? आ रही है सर। अब एक बात, अब ध्यान से समझना मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से समझना। मुझे पता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है? 10%। ठीक है, मुझे पता है मेरी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 10% है। अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, दिल पे हाथ रख के बताना, कॉन्सेप्चुअली बताना, क्या मैं 10 की 10 गलतियां पकड़ सकता हूं? इज इट पॉसिबल टू डिटेक्ट ऑल द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स? यस और नो? जल्दी से बताओ। क्या मैं इसको लेके एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं क्या कि मैं सारी की सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर लूंगा? सोच के बताना हां या ना। बच्चों ने कहा सर नो, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? रीजन भी बता दो। क्यों नहीं दे सकते? रीजन भी बता दो। अब तो तुम बिग 4 के ऑडिटर के बिल्कुल इक्विवेलेंट बन गए हो। जल्दी से बताओ क्यों तुम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे? सारी ट्रांजैक्शन चेक कर लो ना। क्यों नहीं दे रहे एब्सोल्यूट एश्योरेंस? रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहे हो तुम? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। वेरी वेरी गुड सर। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, वी कैन ओनली गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस, एंड रीजनेबल भी इसलिए ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो, कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि 10 में से भी कुछ ना कुछ अनडिटेक्टेड रह जाएगा। 10 में से भी कुछ ना कुछ अनडिटेक्टेड रह जाएगा। इसी अनडिटेक्टेडनेस की प्रोबेबिलिटी को, इसी अनडिटेक्टेडनेस की प्रोबेबिलिटी को डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। इसी को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क यानी फॉर एग्जांपल 10 में से 8 गलतियां तो आपने पकड़ ली,
10 में से 8 गलतियां तो आपने ठीक कर दी, 2 गलतियां अभी भी रह गई, 2 गलतियां अभी भी रह गई, तो बताओ डिटेक्शन रिस्क कितनी हो गई? 20% हो गई, 20% डिटेक्शन रिस्क हो गई। अब मुझे ओवरऑल लेवल पे बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो ऑडिटर पकड़ नहीं पाए? अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड ऑडिटर, जो हमारा ऑडिटर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया है, तो आप क्या बोलोगे? सर सबसे पहले आप लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको डिटेक्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। जब मैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्शन रिस्क से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऑडिट रिस्क आ जाएगी, तो मेरे पास ऑडिट रिस्क आ जाएगी। दैट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैड अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ऑडिट रिस्क कितनी हो गई? कितने अच्छे बच्चे हो यार तुमने तो निकाल के भी बता दी। सर 10% जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इंटू 20%, दैट इज 2%। क्लियर है? फटाफट इसको सारे बच्चे अब नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको फटाफट नोट डाउन करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी नोटिंग हो जानी चाहिए, फटाफट इसको नोट डाउन करो। This is the concept of audit risk. I hope it is clear to everyone. कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? सॉन्ग चला दो। ओ भाई लोग, ओ हो, कौन सी पार्टी में आए हो तुम? सॉन्ग चला दो, चुपचाप इसको नोट डाउन करो, रिवाइज करो और रिकॉल करके मेरे को बताओ। सॉन्ग चला दो। आ हा, मामा की शादी में आए हो तुम? चुपचाप जल्दी से इसको नोट डाउन करो। कैसी कैसी बातें करते हो तुम? सॉन्ग चला दो। कमाल बच्चे आए इस बार तो, मजा आ गया। जल्दी से इसको लिखो। हाँ यार, क्या चल रहा है ये? एग्जाम में बैठे होंगे, कहेंगे सर पेपर लिखते लिखते मजा नहीं आ रहा, एग्जामिनर को कहेंगे सॉन्ग चला दो, वो भी कहेगा यार ये इंटर के बच्चे तो बड़े कमाल हैं, बड़े ही रंगीन बच्चे हैं। फटाफट फटाफट लिखना है भाई, पेपर कंप्लीट नहीं होगा ऐसे, जल्दी से करेंगे तभी पेपर कंप्लीट करेंगे। वेरी गुड अंकिता, बहुत बढ़िया, सब अंकिता से सीखो, कहती है डन विद द राइटिंग पार्ट सर। जल्दी से लिखें। इन अ टाइमली मैनर, ये इन अ टाइमली मैनर लिखा हुआ है।
मधु जी आपका कमेंट दिख रहा है यार, टेंशन क्यों लेते हो? कह रहे सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो। ओ भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, सिमरन की गाड़ी छूट जाएगी। राज आ जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चली जाएगी। जल्दी लिखो। डन डनाडन डन सर। ऑसम। सबका हो गया? जल्दी से लिखो। यस। ऑडिट इज इक्वल टू फील, जिसको फील आ गई उसको ऑडिट आ जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसी छोटी छोटी ऑडिट रिस्क होती रहती है। हाँ सेनोरिटा, जल्दी से करो यहाँ। फटाफट करो यार। चलिए सर, सबने नोट डाउन कर लिया? सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से बताओ। एवरीवन डन विद द नोटिंग पार्ट? बच्चे कह रहे सर मिमिक्री का एक्स्ट्रा चार्ज किया करो। हाँ तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज करें। ऑल गुड। यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये मत बोलना सर आपने ना ऑडिट रिस्क ऊपर ऊपर से पढ़ाया था। पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया तुमको ऑडिट रिस्क का, इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है। जितना ज्ञान था सारा का सारा ज्ञान ऑडिट रिस्क का मैंने तुमको दे दिया। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। स्कोप ऑफ ऑडिट की बात कर लेते हैं। आओ स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें। सर क्या कहता है स्कोप ऑफ ऑडिट? कह रहा है ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डील विद दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? आंसर इज यस। सच एन ओपिनियन इज कॉमन टू ऑल द ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आप जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे उसमें यही सब चीजें आती रहेंगी। ऑडिटर्स ओपिनियन देयरफॉर डज नॉट अश्योर फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी। क्या हम यहां पे गारंटी देते हैं कि ये एंटिटी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, या फिर हम ये बोलते हैं कि जो इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? सर हम यही तो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। क्या मैंने ऑडिट में आपको कभी भी कहा कि आप इस चीज पे कमेंट करो कि दिस एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न? क्या मैंने आपको कभी बोला कि ये एंटिटी अपने फ्यूचर ऑपरेशंस 10 साल चलाएगी, 15 साल चलाएगी, 20 साल चलाएगी? हमको क्या पता, हम अंतर्यामी थोड़ी हैं, हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स थोड़ी कर रहे हैं, ऑडिट का कोर्स कर रहे हैं। तो वी कैन नॉट कमेंट, वी कैन नॉट गिव एन अश्योरेंस, वी कैन नॉट गिव एन ओपिनियन रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, कि क्या ये एंटिटी आगे जाके क्या करेगी, हमको क्या पता। हम कोई ज्योतिषी थोड़ी है। प्लस क्या मैंने आपको ये बोला कि पीएनएल पे कमेंट करना और बोलना इस एंटिटी ने लॉस किया तो इनको एफिशिएंसी से काम करना नहीं आता, इनके ऑपरेशंस बड़े इनइफेक्टिव हैं, क्या मैंने ऐसी कोई बात बोली? नहीं। मैंने तो सिंपल सी बात बोली कि चेक कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं कि नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं आपको इनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे कमेंट करने के लिए। तो ये तीन बातें याद रखना, यू डोंट कमेंट ऑन द फ्यूचर वायबिलिटी, यू डोंट कमेंट ऑन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, कई बार लॉ और रेगुलेशन कह सकते हैं कि ऑडिटर को ओपिनियन देना है अबाउट द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी। कई बार आपको सेपरेट मैनेजमेंट रिपोर्ट देनी पड़ सकती है तो दे देना। मैंने आपको एक बात और बोली थी, सबसे ऊपर लॉ। इस बात को ध्यान रखना, आईसीआई, आप, मैं, ऑडिट के प्रोविजन, ये सब किसी काम के नहीं है। सबसे ऊपर लॉ और रेगुलेशन।
सबसे ऊपर लॉ और रेगुलेशन, यानी जैसा लॉ और रेगुलेशन कहेंगे वैसा हमको सिर झुका के करते जाना है। तो ये लाइन भी सब सारे बच्चे लिख लो, सबसे ऊपर भगवान तो हैं, भगवान के ठीक नीचे लॉ और रेगुलेशन है, यानी लॉ और रेगुलेशन का कंप्लायंस करना है चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे ऊपर लॉ। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट, सर कई बार होता है ऐसे हमको गाइडेंस देते हैं कि हमको क्या क्या काम करना है। ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक फर्दर वर्क इफ द ऑडिटर हैज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द ओपिनियन। सर एक बात बताओ, जैसे कारो 2020 है, क्या आपने इसके बारे में सुना है? एक कारो 2020 करके रिपोर्टिंग करनी होती है। आपने जब ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर पढ़ा होगा लॉ में, तो लॉ में भी आपने पढ़ा होगा कि हमको आईसीएफआर की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आईसीएफआर का क्या मतलब है? इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी कई बार आपको कमेंट्स करने पड़ते हैं। तो क्या ये आपका काम बढ़ा रहा है? हाँ, दिस विल इंक्रीज योर स्कोप ऑफ वर्क। कहीं ना कहीं ये आपके ऑडिट के जो स्कोप है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये उनको बढ़ा देता है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। नाउ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का एक पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा था हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। धीरे धीरे ध्यान से समझना। सेकंड केस सर, सेकंड केस कारो फाइनल में नहीं है, इंटर में भी है, ठीक है, ध्यान से समझना। सेकंड केस, मैंने जब आपको बोला आप ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ऑडिट रिस्क रहेगी। क्यों कहा? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड ही कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूट ही सकती है। क्यों? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। देयरफॉर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेते। हम हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस के साथ चलते हैं। इज दिस लाइन नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ। कल मैंने आपसे ये लाइन छुड़वाई थी, आज ऑडिट रिस्क का मतलब बताया, लाइन पढ़वाई, क्या ये लाइन अब समझ में आई? जल्दी से एक बार इस लाइन को देख लो, फटाफट इस लाइन को देखो कि ऑडिटर से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो ऑडिट रिस्क को जीरो करे। वो सारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को नहीं पकड़ सकता। क्यों नहीं पकड़ सकता? ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। Come on, is this line clear to everyone now? ठीक है, ऑल गुड, मजा आ गया सर, क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या चल गया? हाँ ठीक है, इसी के साथ मोटा माटी हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर 1 का मेन एसेंस था एसए 200 का, वो कवर हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दूंगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। एवरीवन गेट रेडी ऑन द फ्लोर। एवरीवन गेट रेडी ऑन द फ्लोर। अब हम डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे विद दिस लास्ट टॉपिक, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। इसको मैं शक्ति कपूर टॉपिक भी कहता हूं। ठीक है, सारे बच्चे इसको किस नाम से बुलाएंगे? शक्ति कपूर टॉपिक। बताओ शक्ति कपूर की कौन सी आवाज फेमस है? जो शक्ति कपूर है वो ना एक आवाज निकालता है, वो कौन सी आवाज है? जैसे शाहरुख खान है, वो क्या करता है? ठीक है। जो हमारा कौन है, अन्नू मलिक, वो क्या करता है? एक गरम चाय की प्याली हाओ, उसका एक हाओ करके आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक सुनील शेट्टी है। सर सुनील शेट्टी क्या करता है? धरती मेरी माँ है, तो ऐसे माँ करके बोलता है। ठीक है, वो लाता है। जो हमारा वो है, कौन है? शक्ति कपूर। उसका क्या है? मजनू भाई ने बिल्कुल सही बोला सर, आओ, है ना, आओ लॉलिटा, आज की चिक्की, आज की चिक्की, ऐसे आता है। हाँ सर ऐसे आता है। बच्चा कह रहा है आज फ्राइडे नाइट भी है, आहा आओ। शिवम ने भी बोला ढाकी टिक्की, ढाकी टिक्की, वेरी वेरी गुड। तो तुमको ढाकी टिक्की नहीं बोलना, आओ याद रखना। ठीक है, अभी आओ को यूज करेंगे। कहता है टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है पहले तो ये समझो। प्रीमाइस। तो प्रीमाइस का क्या मतलब है? किस बुनियाद पे, किस बेसिस पे आप ऑडिट करने वाले हो? ध्यान से समझना मेरी बात को गुरु। किस बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हो? व्हाट इज द प्रीमाइस बेसिस विच द ऑडिट इज कंडक्टेड। तो क्या मैं आपको एक बात बोलूं, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगे मैं ऑडिट ही नहीं कर पाऊंगा।
जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं होंगे तो मैं ऑडिट करूंगा किसका? तो इसने कहा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी कुछ क्या है, जिम्मेदारियां हैं जो इनको निभानी है ताकि हम ऑडिट कर सके। पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीपीएफएस। सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ या नॉट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ? ऑफ कोर्स एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपीएफएस यानी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। पर जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें ना इनहेरेंट रिस्क हो सकती है, तो इनहेरेंट रिस्क को अगर मुझे बचना है तो मैं क्या लगा दूं? जल्दी से बताना। अगर मुझे इनहेरेंट रिस्क से बचना है तो क्या लगा दूं? दिक्कत की बात है, जो मैं आपसे आंसर पूछना चाहता हूं वो लाल अक्षर में यहां पे लिखा हुआ है। द आंसर इज इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं चाहता हूं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, उनमें कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं क्या लगाऊंगा? इंटरनल कंट्रोल्स लगाऊंगा। तो द सेकेंड थिंग इज सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, इंश्योर करना है कि उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, तो इसके लिए मुझे इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है, इंटरनल कंट्रोल को लगाना हिंदी में तो बड़ा अच्छा लगता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, पहले तो आप अपने प्रोसेसेस को डिजाइन करो, जब आप उनको डिजाइन करते हो फिर आप उनको इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करके सिर्फ छोड़ दें या मेंटेन भी करके चलना है, यह भी इंश्योर करना है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। सर मेंटेनेंस भी जरूरी है। अगर आप अपने घर में एयर कंडीशनर लगवाते हैं तो जब एयर कंडीशनर वाला एयर कंडीशनर लगाता है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, क्या आप उसकी साल में सर्विस कराते हैं? आंसर इज यस। इसी तरह सारे प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना चाहिए। तो तीन चीजें होंगी, पहले तो डिजाइन करो, डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको मेंटेन करना जरूरी है। प्यार से आप इसको कह सकते हो डिम ऑफ आईसी। आपको डिम ऑफ आईसी करनी है, यानी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। क्यों? सो दैट जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। क्या ये पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पीपीएफएस। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिम ऑफ आईसी, एंड थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाए तो यू नीड टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। सर ये आ गया शक्ति कपूर। आउ का क्या मतलब है? ऑल इंफॉर्मेशन। जो भी ऑडिटर को इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी ऑडिट एविडेंस चाहिए, वो आपको ऑडिटर को देना पड़ेगा। प्लस मैंने अगर मैनेजमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी और मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप ऑडिटर को दोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज एंटिटी में किसी से भी अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी भी बंदे से मुझे कोई एविडेंस चाहिए, तो मैं वहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ले सकता हूं, कोई मुझे रोकेगा नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर determines it is necessary to obtain the evidence। क्या आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए? हाँ सर ये तीनों पॉइंट समझ में आए। ऑल इंफॉर्मेशन, additional information and unrestricted access to those within the entity from whom auditor consider it is necessary to obtain the audit evidence। ये वैसा ही है जब आप हल्दीराम पे छोले खाने जाते हो। जब आप हल्दीराम पे छोले भटूरे खाते हो तो सबसे पहले क्या मिलता है? छोले भटूरे। फिर अगर आपको और छोले चाहिए तो आप एडिशनल छोले लेते हो। सर अगर एडिशनल छोले से भी मन नहीं भरता तो फिर आप अंदर ही चले जाते हो जहां पे शेफ खड़ा है और उसको बोलते हो थोड़ा सा मेरे को डोसा भी दे दे, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ले लेते हो और अंदर जाके घूम फिर के सब कुछ खा पी के वापस आ जाते हो। सर ऐसा तो हल्दीराम में होता नहीं, बट तुम बस ऐसा इमेजिन करना कि यहां पे यही चल रहा है। इसने ऑल इंफॉर्मेशन भी ले ली, लालची ऑडिटर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले ली और कह रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दो, मैं अंदर जाऊंगा, सब खा पी के वापस आ जाऊंगा, ठीक है। जो भी इसको नेसेसरी लगता है ये एविडेंस इकट्ठा करके आएगा। तो यही 3-4 बातें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये इंश्योर करने के लिए कि इसमें गलती नहीं है, क्या इंप्लीमेंट किया हमने? इंटरनल कंट्रोल। डिजाइन करो, इंप्लीमेंट करो, मेंटेन करो, इंटरनल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ, डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, इंटरनल कंट्रोल, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
एंड लास्ट पॉइंट इज, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे चकाचक तरीके से, तो ऑडिटर को आपने देना शक्ति कपूर। सर शक्ति कपूर का क्या मतलब है? आउ। सर आउ का मतलब है ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस विद इन द एंटिटी। फटाफट आप ये तीनों पॉइंट्स याद करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ जल्दी से। प्रेमाइस वाले दोनों के दोनों पॉइंट्स अभी के अभी याद करके बताओ। सर आपने तो चौपाटी बना दी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, जल्दी से करेंगे सारे पॉइंट्स याद हम। ऑसम, डन डना डन डन कर लिया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। एज अ पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहले तो एफआरएफ को ढूंढेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर उस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। दैट इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दैट फ्रेमवर्क। एंड अपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे कि उन्होंने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है। क्या ये तीनों बातें बड़ी लॉजिकल है? पहले तो फ्रेमवर्क ढूंढो, जब आप फ्रेमवर्क ढूंढ के ले आए उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख लो कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया है। इन तीनों पॉइंट्स को बस रीड करके जाना और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे उसमें जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे, सर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होने चाहिए, अनरीजनेबल होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। यानी अगर आज मैंने प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बनाया है तो मैं सोच समझ के बनाऊंगा, ऐसे कुछ भी प्रोविजन नहीं बना सकता, ठीक है, प्रॉपर जजमेंट अप्लाई करके। इसी तरह मेरी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं दे शुड ऑल्सो बी एप्रोप्रिएट। यानी अगर मैं इन्वेंट्री लेके आता हूं, जो मेरी इन्वेंट्री है वो मैं फीफो बेसिस पे कर रहा हूं, मैं वेटेड एवरेज बेसिस पे कर रहा हूं, दैट इन्वेंट्री मेथड, that inventory valuation should also be logical, वो भी मेरा एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसा हो? रीजनेबल हो। जो मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कैसी हो? एप्रोप्रिएट हो। इन दोनों एडजेक्टिव्स को बस आप ध्यान में रख के चलना। एंड लास्ट पॉइंट इज, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दो तरह के होते हैं। पहले वाले जिनको हम लोग जानते हैं, these are called the general purpose financial statement which address the common financial information needs of wide range of users। जो हमारी एंटिटीज है जैसे कि रिलायंस, जैसे कि टाटा मोटर्स, जैसे कि आईटीसी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सबको समझ में आते हैं। ये हम सबके लिए इशू करते हैं, हम सब शेयर होल्डर्स के लिए इशू करते हैं, बैंकर्स के लिए इशू करते हैं, गवर्नमेंट के लिए इशू करते हैं। दीज आर द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। बट अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट को यह जानना है कि इस क्वार्टर में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, इस क्वार्टर में जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है, इंडिविजुअल रेवेन्यू बताओ। तो क्या इस तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई सबके लिए बन रहा है या सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बन रहा है? सोच समझ के बताना। अगर मैनेजमेंट की स्पेसिफिक नीड्स के लिए मैं उनको कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के दे रहा हूं, क्या ये सबके लिए बन रहा है या सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बन रहा है? जल्दी से बताओ, कम ऑन। बस ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद मैं आपको छुट्टी दे रहा हूं, पक्का बात, घबराने वाली बात। जल्दी से बताओ, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह अगर मैं कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसी बैंक के लिए, बैंक ने कहा कि मुझे इस तरह से अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो, तो वो सिर्फ बैंक के लिए बन रहा है। यानी जब जब आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए है, तो ये स्पेसिफिक यूजर कौन है? कोई मैनेजमेंट हो सकती है,
आपका कोई बैंक हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम बोल देते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे होगा, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो सर कोर्स का पार्ट क्या है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी की बात होगी जब भी हम ऑडिट की बात करेंगे। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। बस यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 200 ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। एक छोटा सा पेज और है, ये कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसमें ना छोटी मोटी कुछ बातें लिखी हुई वो हम डिस्कस करेंगे, और जो पहले पढ़ा है उसको पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे। जल्दी से बताओ, क्या ऑडिट समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, कैसी फील आ रही है? क्या आपने जो आज पढ़ा वो रिवाइज करके आओगे कल बढ़िया तरीके से? प्लीज टेल मी फास्ट। हमने कितने बजे स्टार्ट किया था? 6 बजे स्टार्ट किया था। ठीक है, 8:51 इज द टाइम। गुड, ऑसम। चलिए सर, तो आज के लिए बस इतना ही, एस्पेक्ट रह गया ना, यही वाला रह गया, बस यही वाला रह गया, करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला कल करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मौज करा दी सर, वेरी वेरी गुड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। जो हमने अभी तक ऐसे 200 में पढ़ा है, यानी पहले चैप्टर में पढ़ा है, प्लीज इसको अच्छे से कल रिवाइज करके आइएगा। एंड यही बोलूंगा कि सिर्फ ऑडिट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को एकदम बढ़िया तरीके से आप टाइम दो, क्योंकि सबको टाइम दोगे तभी ना आप अच्छे से अपना पेपर क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।